अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का कंसेप्ट ऑफ एटम चल रहा था। इस पे एक लेक्चर हमने पहले ही रिकॉर्ड किया। आज इसका दूसरा लेक्चर है इसी के कंसेप्ट ऑफ एटम का, जो कि है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ एटम ने हमने पढ़ा था। हिस्ट्री ऑफ एटम में 3-4 साइंटिस्ट ने जो वर्क किया था एटम के हवाले से, मैटर के हवाले से। इसमें आज लास्ट है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट था और ये एक स्कूल टीचर था। इसने 1804 में एटॉमिक थ्योरी पेश की है। एटम के हवाले से कुछ मेन पोस्टुलेट्स हमें दिए हैं और ये एक स्कूल टीचर था। तकरीबन तकरीबन ये 12 ईयर्स यानी 12 साल की उम्र में ये टीचर बना था। 12 साल की उम्र में ये किसी स्कूल में टीचिंग कर रहा था, एक टीचर बना था। तो इसने एटम का हमें एक थ्योरी दिया है एटम के बारे में, और इस थ्योरी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, जो कि 5 पोस्टुलेट्स हम लिख चुके हैं, वो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला पोस्टुलेट्स इसकी थ्योरी का ये था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ टीनी एंड इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। वही पोस्टुलेट है, वही चीज है कि जितने भी मैटर्स है हमारे पास, ये छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो वही बात है, वही कंसेप्ट चल रहा है। इसके माइंड में भी एटम क्या है? एक इनडिविजिबल, एक अनकट पार्टिकल है। बट बाद में वो साबित हुआ कि ये इनडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है। सही है। तो ये भी यही कह रहा है कि जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम ज़रात से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स जो है वो ना पैदा हो सकते हैं और ना ही बना हो सकते हैं। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो इसमें सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करेगा और वो दोनों जा करके रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनेगा, कोई और चीज नहीं बनेगा। तो ये कहते हैं कि वो जो एटम्स थे, जो सोडियम के और क्लोरीन के एटम्स होंगे, सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम और क्लोरीन के एटम्स ही नजर आएंगे, कोई दूसरा टाइप्स का एटम यहां पर नजर नहीं आएगा, यही एटम्स ही होंगे। तो इसलिए ये कहता है कि मैटर के अंदर कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ना तो पैदा किए जा सकते हैं नहीं, और ना वो पुराने वालों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, बल्कि वो एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ना नए पैदा हो सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। अगर आप सेम एलिमेंट्स की बात करते हो, सेम एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। लेट सपोज, ये कल वाला टॉपिक है हमारा, एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, लेट सपोज ये हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन, इसका नाम है Fe, आयरन एलिमेंट है। अब इस आयरन एलिमेंट के अंदर जितनी भी एटम्स होंगे ये सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। इनका मास भी सेम होगा, इनका साइज भी सेम होगा, और इनके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज होंगे वो भी सारे के सारे सेम होंगे। तो ये यही कहता है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो इन सब का प्रॉपर्टीज, साइज और मास सबका सेम होगा अगर आप एक ही एलिमेंट्स के एटम की बात करते हो। इसी तरह अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात कर रहे हो, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात कर रहे हो, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है, अगर एक साइड पे आयरन है और दूसरी साइड पर आपके पास सोडियम है, तो इन दोनों के जो एटम्स हैं आपस में, इन
इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब सोडियम के एटम्स का अलग साइज, शेप और प्रॉपर्टीज होंगे, आयरन के मैटर एटम्स का अलग साइज, शेप और प्रॉपर्टीज होंगे। तो इसीलिए ये कहता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की फिर बात करते हो तो फिर उनका साइज, शेप और प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होंगे, और अगर सेम एलिमेंट्स के एटम्स की बात करते हो तो उनका साइज, शेप और प्रॉपर्टीज सबका सेम है। यहां पर लास्ट पॉइंट जो है, एटम कंबाइंड बाय सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जाहिर सी बात है, वही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि एक सेम रेशियो के साथ, एक सेम क्वांटिटी के साथ एटम्स मिलेंगे होल नंबर के साथ, और वो जाकर के क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि होल नंबर है ना, 1 2 3 4 वहां से शुरू है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से मिला हुआ है, 2 एटम्स है, होल नंबर है। इसी तरह आपके पास कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितने भी कंपाउंड्स है इसके अंदर की एक होल नंबर ऑफ एटम्स मिले हुए हैं और वो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी इस थ्योरी का, एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट है, एक मेन पॉइंट है। याद रखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें, इस थ्योरी में ये पहला वाला पॉइंट और इस थ्योरी में ये वाला पॉइंट और ये चौथा नंबर का जो पॉइंट है ये बाद में गलत साबित हुए, तीनों पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 क्यों गलत साबित हुआ? ये कहता है कि एटम जो है वो टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जो कि नाकाबिले तकसीम है, जो बाद में गलत प्रूफ हुआ। नहीं, एटम इज अ डिवाइजेबल पार्टिकल जो कि काबिले तकसीम है, ये भी गलत साबित हुआ। दूसरा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टी। जब कंसेप्ट आया आइसोटोप्स का जब कंसेप्ट आया तो आइसोटोप्स के केस में फिर ये पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर ये पॉइंट गलत है, क्योंकि आइसोटोप्स जो है वो सेम एटम्स है, सेम ही एटम्स है, लेकिन इनका मास डिफरेंट होता है। तो इसलिए फिर ये पॉइंट क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तीसरा, चौथा नंबर का पॉइंट क्यों गलत साबित हुआ? बिकॉज चौथा नंबर का पॉइंट इसलिए गलत साबित हुआ क्योंकि जब कंसेप्ट आया आइसोबार का, तो आइसोबार का जो कंसेप्ट आया तो उसमें फिर ये पॉइंट भी गलत साबित हुआ, क्योंकि आइसोबार्स में भी हम यही कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनका फिर एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो इसलिए ये कंसेप्ट, जब आइसोबार का कंसेप्ट आ गया तो आइसोबार के कंसेप्ट में फिर ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो ये 5 पोस्टुलेट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडर्न एटॉमिक कंसेप्ट है उनके मुताबिक जो एटम है हमारे पास वो डिवाइजेबल है। मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक एटम जो है, एटम इज डिवाइजेबल, एटम को तकसीम किया जा सकता है, और एटम जो है, एटम इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 100 सब एटॉमिक, about more than 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है वो तकरीबन 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इसीलिए तो ये डिवाइजेबल हुआ, क्योंकि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन और वो न्यूट्रॉन है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम स्टडी करते हैं। लेकिन एटम के अंदर 100 से ज्यादा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिनमें पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो मींस मकसद ये है कि एटम जो है वो इनडिवाइजेबल नहीं है बल्कि डिवाइजेबल है, वो मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और वो भी कितने सब एटॉमिक पार्टिकल, 100 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल इस एटम के अंदर मौजूद होते हैं। वो जाकर के एटम्स बनाते हैं, फिर
फिर एटम कंबाइन होकर के एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो जाकर के एक ह्यूज मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक मॉडर्न कंसेप्ट है कि मॉडर्न कंसेप्ट के हवाले से जो एटम है वो डिवाइजेबल है। एटम को अगर हम देखें, एटम का जो साइज होता है, इसका साइज जो है ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि स्मॉलर यूनिट है, और ये 1 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी एटम का साइज इतना छोटा है, 10⁻⁻10 मीटर, माइनस में है, बहुत छोटा साइज है। इसी तरह हमारे पास जो एटम है, हमारे पास जो एटम होते हैं, इस एटम के 2 पार्ट्स हैं। अगर हम देखें एटम को, एटम के अंदर 2 पार्ट्स हमें नजर आते हैं। एक पार्ट एटम का कहलाता है शेल्स, और दूसरा पार्ट एटम का कहलाता है न्यूक्लियस। जो शेल है, इस शेल के अंदर हमें नजर आता है इलेक्ट्रॉन। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्यूशन करते हैं, गर्दिश करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं है। ये 2 पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और जो शेल्स है एटम के, इस न्यूक्लियस के जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके इर्द गिर्द शेल्स मौजूद होते हैं, ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्यूशन करते हैं, और यहां पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इन ऑर्बिट्स के अंदर घूमते फिरते हैं। याद रखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एटम है, इसको हम मुख्तलिफ मेथड से हम इसको देख सकते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड है बेसिकली, उससे वो ज़्यादा बेहतर देखा जा सकता है। लेकिन बुक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक लिया गया पिक्चर है, जिसमें उन्होंने एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया है। वो इस तरह का एक पिक्चर है कि आपके पास जो एटम है, बुक में जो पिक्चर गिवन है, उसमें एटम कुछ इस तरह है कि यहां पर एक सेंटर रीजन है, एक सेंटर रीजन यहां पर उन्होंने बनाया है, एक सेंटर रीजन है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के आसपास फिर जो रीजन है बुक में, वो एक डार्क कलर का रीजन है, वो एक डार्क कलर का रीजन है। ये डार्क कलर का जो रीजन है, इट मींस कि इस डार्क कलर, जितना ये डार्कनेस डेंस होगा, जितना ये डेंस होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जितना ये डार्कनेस लाइट होता जाएगा, वहां पर उतना ही इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कम है। तो बेसिकली ये डायग्राम एटम का नहीं होता है, ये हम जस्ट अपने लिए आसानी के खातिर इस तरह बनाते हैं कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं, बट वो इस कंसेप्ट से वो लेते हैं कि जहां तक डार्कनेस ज्यादा होगा, ये बाद में फिर जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया गया है, तो उन्होंने फिर ये चीज़ हमें दिखाया है कि शेल्स होते हैं, फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक पिक्चर लिया गया है, वो थोड़ा इस तरह है। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डार्क रीजन मौजूद है, और वो डार्क रीजन कहीं पर बहुत ज्यादा डेंस है और कहीं पर बहुत ज्यादा लाइट है। जो डेंस रीजन है वो इस चीज को शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मिलने का चांसेस ज्यादा है, और जो लाइट रीजन है वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस बहुत कम है, यानी मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है रिवॉल्यूशन करते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह होता है। फिर यहाँ से ये ऑर्बिट्स वगैरह का कंसेप्ट लिया गया है।